नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर। अपन देख रहे हैं जीवन बीमा। ठीक है, जीवन बीमा बचत एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक एवं साधन प्रचलित है। इसका मुख्य उद्देश्य आप आज की ज़िंदगी बहुत ही तनावपूर्ण, कष्टदायी एवं भागदौड़ वाली होती है। ठीक है, तो कब किसकी क्या दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए अपन को पता है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे अपन बोलते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ सकता है कि जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। जीवन बीमा कंपनी आज हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चला रही है। यह अनिश्चित भविष्य को सुरक्षित करने की योजना है। यह एक निश्चित योजना है। क्वेश्चन बहुत सुंदर सा आपके सामने और बहुत सिंपल सा आ जाएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बताइए, यह किस प्रकार की योजना है, समझाइए। तो आप लिखेंगे यह एक सुनिश्चित योजना है। यह एकमात्र एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर जोखिम कम करता है। जीवन बीमा में आकस्मिक दुर्घटना होने या बीमा धारक मृत्यु होने के उसके बाद बीमे धन की राशि उसके उत्तराधिकारी जो अधिकारी होता है उसको दे दी जाती है। बीमा धारक की मृत्यु हो जाने के बाद, ठीक है, आगामी किस्त चुकाए बिना पूरा धन बोनस सहित आश्रित परिवारजनों को दे दिया जाता है। पर ये थी पहले की बात, जब LIC में ये होता था कि व्यक्ति के जीवन समाप्त होने के बाद में ही उसके परिवारजनों को ये सुविधा का लाभ मिल पाता था। परंतु व्यक्ति ने कहा ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं इस स्कीम का लाभ उठा सकता? तो सरकार ने आजकल के सिनेरियो को देख बहुत तरीके की स्कीम चला रखी है जिसमें व्यक्ति स्वयं भी उस सेवा का लाभ उठा के एक निश्चित समय अवधि तक वो जमा कराता है एंड वो उसका प्रॉफिट खुद भी गेन कर सकता है। तो देखते हैं आगे। जीवन बीमा में व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर जमा राशि का 75% ऋण भी ले सकता है। उसे आयकर में छूट मिलती है। यह अल्प बचत को प्रोत्साहन मिलता है। जीवन बीमा कराते समय कुछ शर्तें होती हैं, जैसे व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वंशानुगत रोग नहीं होना चाहिए, बीमा कंपनी द्वारा बीमा योजना की समयावधि एवं राशि निश्चित रहती है। फिर इसके बाद में इसमें व्यक्ति 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित अवधि के लिए करता है। उसके बदले में उसे कुछ एक पत्र मिलता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, LIC की पॉलिसी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा आपके सामने आ सकता है। LIC पॉलिसी किसे कहते हैं? की पॉलिसी से क्या तात्पर्य होता है? जीवन बीमा निगम की पॉलिसी से क्या तात्पर्य होता है? यह एक निश्चित अवधि के प्राप्त करने के बदले एक पत्र मिलता है जिसे अपन LIC की पॉलिसी कहते हैं, जिस पर योजना की विस्तृत जानकारी एवं बीमा धारक की जानकारी भी होती है। समय अवधि पूर्ण होने पर मूल राशि बोनस सहित वापस मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ रहा है बच्चों कि जीवन बीमा के प्रकार बताइए। तो आपको इसमें बताना है जीवन बीमा कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पहला होता है आजीवन बीमा। आजीवन मतलब जीवन भर। यह योजना व्यक्ति जीवन भर प्रीमियम भरता है व उसके मरने पर उत्तराधिकारी को सारा पैसा मिलता है। बीमा धारक स्वयं इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। बंदोबस्ती बीमा का मतलब होता है यह होती है, समय पूर्ण होने पर पैसा वापस मिल जाता है। अगर बीच में बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो पूरा पैसा समय पूर्व ही उत्तराधिकारी को मिल जाता है। ये वो स्कीम है जिसमें व्यक्ति स्वयं उसका प्रॉफिट उठा सकता है, उस धन का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जो आजकल चल रही है लेटेस्ट। इसके बाद में बहुत सारी आपको सुविधाएं प्रोवाइड करा दी जीवन बीमा निगम ने। आजकल फेरबदल रहता है, जीवन आनंद भी है, पेंशन योजना है कि आदमी 60 साल के बाद में वो अपने किस तरीके से अपने पेंशन की स्कीम चला सकता है। जीवन सुरभि है, बच्चों एवं प्रौढ़ों की पॉलिसी है, गृह लक्ष्मी इत्यादि चल रही है। आजकल चिकित्सा बीमा भी बहुत अधिक प्रचलित है, जिसे अपन मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें व्यक्ति के बीमार पड़ने पर सारा खर्चा
बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है। फिर अपने चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट है एक टॉपिक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में या फिर ये आपको टिप्पणी में ज़रूर मिल सकता है, मद्देनजर रखते उसको ध्यान में समझिए। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1964 में की थी। यह लोगों की बचत के उद्योगों के लिए निवेश करता है। इसमें प्राप्त लाभांश का 90% भाग विनियोगकर्ताओं में बांट दिया जाता है। इस योजना में 1 यूनिट 10 रुपये का होता है और एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदने आवश्यक होते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस, बैंक, एजेंट कहीं से भी खरीद सकता है। इसे आयकर से मुक्त रहता है। मतलब UTI का मतलब हुआ कि इसकी स्थापना 1964 में हुई। ये बचत से उद्योगों में निवेश करवाता है और प्राप्त लाभांश का 90% भाग विनियोगकर्ताओं में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या होता है कि व्यक्ति को 10 यूनिट खरीदनी पड़ती है। इसका मतलब करीब 10 रुपये इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बच्चों। तो आप इसको पोस्ट ऑफिस से, बैंक से या कहीं से एजेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। और इसका प्रॉफिट क्या होता है, आयकर का, इनकम टैक्स जो लगता है, आय पे जो कर होता है, आय अधिक होती है तो उस पर कर लगता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निधि योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बचत योजना सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। इसमें हर महीने एक निश्चित राशि व्यक्ति के वेतन में कटौती होकर भविष्य निधि कोष में जमा कर दी जाती है, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद राशि 8% ब्याज की दर लगाकर वापस मिलती है। अगर व्यक्ति को बीच में पैसे की ज़रूरत होती है तो वह खाते से पैसे निकलवा भी सकता है। इसमें जमा पैसे पर आयकर से छूट होती है। ठीक है, देखिए प्रोविडेंट फंड होता है, ये इसको अपन बोलते हैं भविष्य निधि योजना। जो भी कर्मचारी होता है, काम करने के स्थान पे जो व्यक्ति होता है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट कहीं टीचिंग जॉब में है, किसी भी जॉब में है, तो आपके हर महीने नौकरी पर एक अनिवार्य मिलता है। इसमें क्या होता है कि एक राशि तो आपकी इनकम की काटी जाती है और एक राशि आपको संस्था मिला करके प्रदान करती है। ठीक है, अगर आप सरकारी हैं तो सरकारी आप उसमें जोड़ देती है, और अगर प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी आपकी संस्था है तो वो उसमें ऐड कर देती है। यहाँ तक समझ में आया। बोलते हैं कि जब आप सेवानिवृत्त, मतलब सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, उस समय आपको ये सारा पैसा मिलता है और 8% ब्याज की दर से ये लगा करके वापस मिलता है। अगर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना PF में से पहले ही पैसे निकाल लूँ तो वो निकाल सकता है। ठीक है, तो वे खाते से निकलवा सकता है और उसके लिए जमा पैसों पर एक आयकर छूट मिलती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर है आपका विनियोग के साधनों का चुनाव। आजकल विनियोग के कई साधन उपलब्ध हैं। विनियोग, बचत प्लस ब्याज इक्वल्स टू विनियोग। ओके प्यारे बच्चों, परंतु साधन का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। हमेशा सरकारी संस्थाओं में पैसा लगाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेटों में लगा देते हैं या फिर कुछ आप नई नई जितनी भी स्कीम्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं आप जल्दी से लगा देते हैं, वो चीज़ गलत होती है। उसमें आपका पैसा फंसने की बहुत होती है या लॉस में भी चला जाता है। जैसे कि आप आजकल सुनते ही रहते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कि एज यू नो, ठीक है, बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के ही होते हैं बेसिकली, वो सहारा वगैरह, तो उसका इफेक्ट एज यू को पता है ही। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, SBI है, SBBJ, एंड इनमें ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। विनियोजन करते समय आय के अनुसार निवेश करना चाहिए, जो आसानी से प्रतिमाह दिया जा सके। साथ ही ऐसे योजना में पैसा निवेश करना चाहिए जिसमें ब्याज दर अच्छी और आवश्यकता पड़ने पर धन आसानी से निकाला जा सके। तो बच्चों, ये मैंने आपके लिए चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, याद कीजिए और याद कीजिए और याद कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।